नमस्कार, वेलकम टू मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कभी खराब सड़कों पर वीडियोस बनाते दिख जाते हैं, जो कभी देर रात्रि को गौ माता को खाना खिलाते दिख जाते हैं, जो कभी जरूरतमंदों को मदद करते हुए दिख जाते हैं, जो कभी स्टेज पर एंकरिंग करते हुए अपने जलवे बिखेरते हैं और जो कभी अपने शेरो शायरी से लोगों को लुभाते हुए दिख जाते हैं। कौन है असली आनंद गुप्ता? एक सिविल इंजीनियर, एक समाज सेवक, एक एंकर या फिर एक समाज सुधारक? तो आइए उनके ही मुख से उनके बारे में जानते हैं कि आखिर कौन है आनंद गुप्ता। तो वेलकम है सर आपका हमारे मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप हैं कौन? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो सबसे पहले आनंद गुप्ता जो है एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता है, एक नेक दिल इंसान है जो कभी किसी को जज नहीं करता है, एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने परिवार को आगे रखता है, हमेशा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आपका बचपन कैसा बीता? सबसे पहले मैं अगर अपनी बचपन की बात करूं तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश था। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हुआ करता था। मैं अपनी माँ से बहुत जिद करता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और उसके बाद मैं हर चीज़ों के लिए ऐसे जिद करता था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। और बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बदमाश भी हुआ करता था, लड़ाई पीट करके भी आ जाया करता था। तो ऐसे करके मेरा बचपन रहा है कुछ। तो माँ से आपको खूब मार पड़ी या फिर प्यार भी मिला? नहीं, माँ से मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। बचपन में मैं अपने पिताजी से ज़्यादा अपनी माँ से ही मार खाया हूँ, और मुझे मम्मी बहुत ज़्यादा मारती थी। बचपन में मैं क्योंकि जिद करता था हर चीज़ों के लिए, तो माँ से बहुत ज़्यादा मार भी पड़ी थी। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा जो जन्म है वो माँ योगिनी और गुरुम बाबा की पावन धरती गोड्डा में ही हुई थी, गोड्डा के पोड़ैया हाट में हुई थी। और उसके बाद क्योंकि मेरे पापा जामताड़ा में जॉब करते थे, तो जॉब के कारण हम लोगों को जामताड़ा शिफ्ट करना पड़ा। 2005 के करीब हम लोग जामताड़ा शिफ्ट हुए, और जामताड़ा शिफ्ट होने के बाद ही मेरा वहाँ से स्कूलिंग शुरू हुआ। तो बचपन में मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो मैं जब नर्सरी LKG में था तो माँ बताती है कि मैं अपने स्कूल बैग को भी नाली तक में फेंक दिया करता था। और उसके बाद क्या होता था कि माँ मुझे स्कूल से लाने के बाद जब मैं घर आ जाता था स्कूल बैग नाली में फेंकने के बाद, तो माँ मुझे कूटते कूटते लेके जाती थी और वहाँ से फिर बैग वापस लेके आते थे, और मुझे बहुत पीटा भी जाता था माँ के द्वारा, क्योंकि मैं बदमाश ही था, बहुत ज़्यादा बदमाश था। तो मेरी स्कूलिंग काफ़ी, मतलब ऐसे कह सकते हैं मैं बदमाशी में बीता, और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कैसे थे आप पढ़ाई में? मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मुझे पहले पढ़ाई को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। मुझे लगता था कि ठीक है, बस पढ़ना है, एग्ज़ाम ही तो पास करना है। पर जब जैसे ही 7-8 में गया तो मुझे पिताजी से बहुत ज़्यादा मार पड़ने लगी कि यार तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो तो कैसे होगे, कुछ बनोगे कैसे बड़े होगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, और 7-8 से मैंने फिर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई किया। उसके बाद मेरी शिक्षा, मतलब मेरी पढ़ाई जो है वो काफ़ी बेहतर हुई। उसके बाद मैं अगर कहूँ तो फिर मैं फर्स्ट सेकंड भी आने लगा अपने स्कूल में। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई जो है कुछ अच्छा हुआ, और पहले मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। आपने सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों चुना? जैसे ही 10th तक की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुझे लगा सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसे ब्रांच है जो लोगों के सपनों को पूरा करती है। चाहे वो मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ या घर की बात करूँ, घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर जितने भी अगर आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया की डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें, तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जो कि लोगों को बहुत हद तक, लोगों के सपने को पूरा करता है, हमारे भारत के सपने को पूरा करता है, और सबके दिलों पे राज करता है। तो सिविल इंजीनियरिंग मैंने इसीलिए चुना था। और उसके अगर दूसरा साइड में देखूं सिविल इंजीनियरिंग चुनने का, तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग मेरे घर में कर रहे हैं, और मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब उस तरीके से मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग मैं करूंगा तो मुझे भी इस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो इसके वजह से मैंने सिविल इंजीनियरिंग। तो आप उसमें जॉब कर रहे हैं क्या अभी? मैं सिविल इंजीनियरिंग के ही रिलेटेड अभी जॉब कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ।
लेकिन मुझे अभी जहाँ तक जाना है मैं उसकी अभी तैयारी कर रहा हूँ। 1-2 साल में मैं वो वहाँ तक मुकाम हासिल कर लूंगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा। आपके मन में कब और कैसे आया कि लोगों की मदद करते हैं? ये मेरे मन में तब आया जब 2021 में लगभग, जब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना चल रहा था। 28 अप्रैल 2021 था जब मेरे पिताजी को कोरोना हो गया था। सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, बहुत ही हानिकारक वो बीमारी थी। और उस दौरान मेरे पिताजी को कोरोना हो गया था और कोरोना के समय 15 दिन तक मेरे पिताजी उस अस्पताल में भर्ती रहे और मैं अपनी माँ और अपनी बहन को भी उस अस्पताल में जाने नहीं दिया करता था, क्योंकि अगर वो लोग कमजोर हो जाते तो मैं भी वहां पे रह नहीं पाता। और मैं अपने पिताजी को लगभग 15 दिन तक उस अस्पताल में ऐसे देखा हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे, मतलब क्या जीवन होता है। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि जीवन ऐसा चीज है जिसमें अगर आपको एक बीमारी हो जाती है तो पूरा जीवन ऐसे लगता है कि आप बस खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस 15 दिन में मैंने अपनी माँ और मेरी जो बहन है, छोटी बहन है, उनको भी मैंने वहां पे जाने नहीं दिया। और 15 दिन के बाद जब मेरे पिताजी उस कोरोना से निकले, लगभग 40-45 उनका ऑक्सीजन लेवल हो गया था, तो बहुत हालत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत कंडीशन में थी। लेकिन जब वो वहां से निकले तो मुझे लगा कि अब बस हो गया, अब मैं ऐसे ऐसे चीज से निकला हूं, अब मैं सिर्फ लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। उसके बाद मेरे घर आने से लगभग 5 से 6 दिन में कोरोना में मैंने ऐसे ऐसे गांव चुना जहां पे लोगों को खाने तक की दिक्कत थी, क्योंकि लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे थे। लोगों के, मतलब आप जब अपने गांव से बाहर निकलिएगा, अपने घर से बाहर निकलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त की खाना भी नहीं हो पा रहा, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही। तो मैंने जब अस्पताल से आया तो मैं ऐसे गांव गया, जहां जहां से गांव गया, जहां पे मुझे पता चला कि वहां पे लोगों को सही में खाने तक की दिक्कत हो रही है। और मैं और मेरा एक दोस्त है शुभम, हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे गांवों में ऐसे राशन तक बांटे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने लगभग 1500 मास्क बांटे। 2-4 गांव जाके जितने भी घर थे उसमें हम लोगों ने राशन बांटे और बच्चों के बीच बिस्किट बांटे, बहुत सारी चीजें ऐसे बांटी। और मुझे लगा उस पल कि अब मैं बस यही चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो जीवन देखा 15 दिन में। मुझे लगा कि लाइफ बहुत क्रूशियल है, आपको हर पल ऐसे जीना चाहिए। आप अपने आप को अमीर इसलिए बनाइए ताकि आप लोगों को अमीर बना सके, आप लोगों के जीवन को और बेहतर बना सके। तो अभी भी आप समाज सेवा से जुड़े हैं? बिल्कुल, मैं हर 1-2 रात्रि के बाद मैं समाज के लिए कुछ भी हो, चाहे मैं गौ माता के लिए निकलूं, चाहे मैं सड़कों पे किसी जरूरतमंद को, किसी के भूख मिटाने के लिए निकलूं, मैं चाहे किसी को जरूरत होती है तो मैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता हूं। तो मैं हर दिन, हर एक गुजरते हुए दिन में मैं कोशिश करता हूं कि किसी एक मुस्कान, किसी के चेहरे पे एक मुस्कान ला सकूं। तो आप सड़कों की खराब स्थिति को देखकर आवाज उठाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप गुजरिएगा तो जब बड़े बड़े गड्ढे जब सड़कों पे बने हुए रहते हैं और उस गड्ढों पे जब आप, कोई गरीब आदमी अगर गिर जाएगा, किसी गरीब आदमी का बेटा हो, किसी गरीब आदमी का चिराग हो, किसी माँ का छोटा सा चिराग हो, अगर वो उस गड्ढे में गिर जाएगा तो मुझे लगता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ठीक होने के बाद वो वापस अपने लाल को अस्पताल से घर वापस ठीक करा के ला पाएगा। एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल चीज है। तो अगर सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत हानिकारक है। आम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि किसी को ठीक करा के वापस ले आना। तो मैं हर खराब रोड के लिए आवाज उठाता हूँ। मैं गोड्डा में भी बहुत सारे सड़कों पे आवाज उठा चुका हूँ, जिसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर सड़क खराब होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। और डर पहली बार मुझे लगा था जब मुझे कॉल आ गया था एक जन का कि आप ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, आप मत बनाया कीजिए। तो मुझे पहली बार डर लगा था, फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज करना चाहिए ताकि मैं और लोगों की जान बचा सकूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे हर लोग गुजर रहे हैं, हर हजारों लोग उस रोड से, एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं उस सड़क से। अगर उस सड़क ठीक नहीं रहेगी तो बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं आवाज उठाता हूँ। तो आपने जैसे बताया सड़क खराब हो जाती, तो आखिर सड़क खराब होती क्यों है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूं, तो सड़क के बारे में मुझे डिटेल पता है। मैं अगर बात करूं डिटेल में तो एक सड़क जो बनती है, एक नॉर्मल जो हम लोग पिच रोड जिसको कहते हैं, अलकतरा रोड,
उस पे कम से कम 6 लेयर होता है। उसमें पहले उस पे मट्टी भरा जाता है, फिर जीएसबी होता है, फिर आपका WMM होता है, फिर DBM होता है, फिर बिटुमिनस कंक्रीट होता है, और फिर जाके पेंट का काम होता है। तो ये 5 लेयर 6 लेयर है जो कि ये पूरा काम होता है। अब क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम लेती है वो क्या होता है कि मान लीजिए अगर 200 करोड़ का टेंडर है तो वो सबसे पहले बिलो में काम ले लेती है। काम लेने के लिए वो 200 करोड़ की जगह 150 करोड़ में वो काम ले लेती है। अब उसमें से क्या है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को उसमें से 20 करोड़ हो या 5 करोड़ हो 10 करोड़ उसको अपना भी बचाना है ताकि वो और काम करेगा। तो वहां से क्या होता है, जब अलकतरा वाला रोड बनना चालू होता है उसका हर एक गिट्टी का ग्रेडेशन होता है। उसमें 73 mm का आपको गिट्टी यूज करना है, 53 mm का गिट्टी यूज करना है। तो उसमें क्या होता है कि चोरी होना शुरू हो जाता है। जितना मटेरियल आपको, जो ग्रेडेशन का मटेरियल आपको मिलाना चाहिए वो मटेरियल मिलाया नहीं जाता। अब क्या है कि जब उसमें बिटुमिनस कंक्रीट जब होता है, जो अलकतरा होता है, उसका मात्रा अगर मान लीजिए 3% है, 4% है, तो वहां पे उसका परसेंटेज 1.5% कर दिया जाता है, 2% कर दिया जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, आप जब सड़क पे गुजरिएगा, किसी गांव के सड़क पे जब गुजरिएगा तो देखिएगा कि वहां पे उस अलकतरे का हर 2-4 दिन बाद गिट्टी निकलते हुए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस पे अलकतरा की मात्रा कम है, जिसके वजह से क्या होता है कि रोड पे पानी जमा हो जाता है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज है। इस पे जो है सरकार है, जो पदाधिकारी देखते हैं, जो अधिकारी देखते हैं, उन लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी इंतजाम के बीच ये काम करवाना चाहिए ताकि आम लोगों को और ज्यादा समस्या ना हो। तो ऐसा जो कर रहे हैं इस पे आप क्या बोलेंगे, करप्शन है या फिर वो अपना कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल करप्शन है, क्योंकि आप लोगों का ही पैसा यूज कर रहे हैं। आप जो भी सड़क बना रहे हैं, या आप एक छोटा सा बिस्कुट भी लेते हैं तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो आप इतना बड़ा अगर सड़क बन रहा है, अभी जो हम लोगों का सड़क बन रहा है, इतना बड़ा सड़क बन रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का ही पैसा है, हम लोगों के इस्तेमाल के लिए ही यूज किया जा रहा है। और अगर उसमें भी अगर हम लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो ये पूरी करप्शन है। इसको बंद करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसे बंद भी करना चाहिए। अच्छे अच्छे अधिकारी निकल के आ रहे हैं हमारे लिए, और वो अगर कड़ी सुरक्षा, कड़ी इंतजाम के बीच इन चीजों को देखे तो और बेहतर हो पाएगा हमारा भारत। तो आपको कभी प्यार हुआ है? ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा कुछ लाइनों में बताना चाहूंगा कि साथ ना होकर भी तू हर पल मेरे साथ रहेगी, साथ ना होकर भी तू हर पल मुझे याद आएगी, साथ ना होकर भी तू हर पल मुझे याद आएगी, किसी से कह तो ना पाऊंगा पर हर रात आंखों से छलक जाएगी, कि ना होकर भी हर पल मेरी कहानी में तुम जिंदा रहोगी, कि ना होकर भी हर पल मेरी कहानी में तुम जिंदा रहोगी, होकर किसी और का भी दिल में मेरे जिंदा रहोगी। माना कि जिस्म तुम्हारा किसी और का हो जाएगा, माना कि जिस्म तुम्हारा किसी और का हो जाएगा, पर बदनाम तुम मेरे प्यार में ही कहलाओगी, पर बदनाम तुम मेरे प्यार में ही कहलाओगी। माना कि जिस्म से जुदा तो कर लोगी तुम मुझे, माना जिस्म से जुदा तो कर लोगी तुम मुझे, पर जो रूह में खुशबू तुम्हारे बिखेरा है मैंने, पर रूह में तुम्हारे जो खुशबू बिखेरा है मैंने, उस खुशबू को कैसे मिटा पाओगी, उस खुशबू को कैसे मिटा पाओगी। और मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लगता है कि आपके साथ नहीं है अभी। नहीं, मैं इसका जवाब तो नहीं देना चाहूंगा। बाकी ठीक है, जहां भी है, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। देखिए, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं कोई। पहले थी? हाँ, कह सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग प्यार का क्या मतलब है? प्यार का मतलब है माँ। जब सपोज कीजिए, जब आप अपनी माँ के पास बैठते हैं तो आपको अपनी माँ के आंखों में देखना नहीं पड़ता है। जब आप अपनी माँ के पास बैठते हैं तो आपको सुकून महसूस होता है। आपको माँ को बताना नहीं पड़ता है कि मेरा तबीयत खराब है माँ। कहाँ होता है इतना तजुर्बा किसी हकीम के पास, माँ आवाज सुनकर बुखार नाप लेती है। तो माँ को जरूरत नहीं पड़ता है आपको बताने की कि मेरा तबीयत खराब है। आप जब माँ के पास आधा घंटा बैठते हो तो आपको लगता है कि सुकून है। यही सुकून है, असली सुकून है। आप जब अपनी माँ के गोद में सो जाते हो तो सारे तकलीफें दूर हो जाती हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ थे हम, क्या थी, क्या तकलीफें थी, सब दूर हो जाती। आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि
माँ हर आधे घंटे में कहती है बेटा कुछ खा लो ना, तुम सुबह से कुछ खाए नहीं हो। तो वो है जहां आपको कोई प्रोमिसेस नहीं करना पड़ता है। माँ से आप कभी कोई प्रॉमिस नहीं करते हो कि माँ मैं ये ला के दूंगा, वो ला के दूंगा। तो मुझे लगता है कि यही प्यार है। अगर आपको कोई शख्स ऐसा मिलता है या मिलती है तो मुझे लगता है कि आपको प्यार करना चाहिए। तो प्यार का मतलब ही है माँ। आपके लाइफ में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? मेरे लाइफ में जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है वो मेरे पिताजी हैं। मैंने अपने पिताजी को वहां से देखा है जहां पे वो किन्हीं के साथ नहीं थे। जब हमने 2005 में हम लोगों ने जामताड़ा शिफ्ट किया था, मेरा जन्म जो कि गोड्डा के पोड़ैया हाट में ही हुआ है, और जब हम लोग 2005 में जामताड़ा शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास रहने का घर भी नहीं था। तभी जो हम रेंट पे हम लोग रहते थे तो उस रेंट का 200 या 300 किराया हुआ करता था, और एक छोटा सा रूम था, एस्बेस्टस का रूम था, जहां हम चारों को रहना पड़ता था। तो मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया है, आज हम लोगों ने कुछ साल पहले ही अपना नया मकान बनाया है, तो मेरे पिताजी को मैंने जो संघर्ष करते देखा है। किसी के सामने एक सलीम साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि आंसू अगर आए तो खुद पोंछिएगा, लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। अगर आंसू आ रही है तो आप खुद पोंछिए, अगर लोग पोंछेंगे तो उसका सौदा करने लग जाएंगे, आपसे ये लेने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि वो हल्का आदमी है। तो मैंने अपने पिताजी को वहां से देखा है जहां उनके पास कुछ भी नहीं था। आज हम लोगों के पास अपना एक घर है, छोटा सा घर है। आप जब मकान शब्द देखिएगा ना तो मकान शब्द के अंदर आता है मकान, मतलब माँ का निवास। जिस घर में माँ का निवास होता है वही तो घर है। तो जब हम लोगों ने अपना घर बनाया तो मुझे लगा कि हाँ पिताजी अब थोड़े से खुश हैं, क्योंकि जब आप रेंट के घर में रहते हैं ना तो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए दिक्कत होता है। हम लोगों ने लगभग 8 से 9 मकान रेंट पे रहा है, उसके बाद हम लोगों का एक छोटा सा मकान हुआ। तो जिसके बाद हम लोगों को लगा कि जीवन में और कुछ आगे करना है अपने माँ पिताजी के लिए। और पिताजी मेरे बहुत बड़े, मतलब बहुत अच्छे कह सकते हैं कि एक ऐसे, मैं उनसे हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, क्योंकि आप अगर मोटिवेट नहीं रहिएगा तो आप उस समय लड़ ही नहीं पाइएगा। क्योंकि जो हद से आपको, जो लाइफ से आपको गुजरना है, आप मान लीजिए बहुत सारे अभी जो नौजवान है वो क्या कर रहे हैं कि अगर उन पे थोड़ा सा भी प्रेशर बनता है तो वो सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या हो रहा है कि वो प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे हैं। क्या होता है कि आप एक बहुत लंबी आपकी जीवन है, मान लीजिए 40 साल की एक आपकी आयु। अब क्या है कि 40 साल के एज में आपको एक जगह जगह पे भगवान के द्वारा, मान लीजिए यहाँ सुख रखा हुआ, यहाँ दुख रखा हुआ, यहाँ सुख रखा हुआ, यहाँ दुख रखा। अगर आप इस दुख को पार ही नहीं कीजिएगा तो आगे जो आपके लिए सुख रखा हुआ है वो आप कैसे देखिएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। सुसाइड कोई बड़ा चीज नहीं है। आप सुसाइड बस इसलिए नहीं कीजिए कि आप पे प्रेशर बनता है। आप अपने जीवन को ऐसे जिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंट बने रहिए, मोटिवेटेड रहिए। तो ये मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ। मोटिवेट रहना मतलब जीवन में एक कंसिस्टेंसी इतना ज्यादा जरूरी है ताकि आप हर चीज को, एक कह सकते हैं कि एक रास्ता है, वो कंसिस्टेंसी एक रास्ता है, मोटिवेशन हो रहना एक रास्ता है। एक बड़ा अच्छा लाइन मुझे याद आ गया कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये मोटिवेशन से ही आएगा, आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। और ये चीज मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसा जीवन दे जो उन्होंने जितना संघर्ष किया है, उनको वो वहां तक मुझे लेके जाना है ताकि वो सारे दुखों को भूल पाए। लगता है आप शायर भी हैं, हर बात पे आपका शायरी जरूर निकल रहा है। नहीं, शायरी का शौक रखते हैं? हाँ, शायरी का शौक रखते हैं, और कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं लिख भी लेता हूँ। एंकरिंग भी करते हैं? एंकरिंग भी करता हूँ और मैं लिखता भी हूँ। मेरे पास एक छोटा सा डायरी रखा हुआ है जिसपे जब मैं बैठता हूँ रात को या कभी मुझे कुछ वैसा लगता है कि लिखना चाहिए तो मैं लिखता भी हूँ। आप एंकरिंग कहाँ की हैं अभी तक? मैं अभी तक अगर बात करूं तो टोटल 102 या 103 मंच में मैं एज ए एंकर, या बोलिए एज ए आप मोटिवेशन स्पीकर बोलिए, मतलब मैं मंच पे एज ए, पहले जब मैं स्कूल में हुआ करता था 8, 9, 10 में, 7 से मुझे लगा कि मुझे माइक बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं जब 7, 8, 9, 10 अपने स्कूल में था तो ऐसा हर 1-2 दिन के बाद मुझे स्पीच देना बहुत ज्यादा पसंद था। स्कूल में बहुत ज्यादा स्पीच हो गया या कंपटीशन हो गया तो मैं स्पीच दिया करता था। उसके बाद मुझे एनुअल फंक्शन जो होता है स्कूल में, उसके लिए एंकरिंग के लिए मुझे दिया गया। तो वहां से मुझे जो माइक मैंने पकड़ा है
मैंने अभी तक 102 या 3 मैंने अभी तक स्टेज शेयर किया है अपने हाथों से, जहां मैं एज ए एंकर रहा हूँ, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर रहा हूँ, जहां से मैंने माइक के द्वारा लोगों को ये किया है। छठ पूजा भी आ रहा है, तो आप छठ पूजा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, छठ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ बिहारियों को नहीं, हर एक लोगों को हमेशा याद आता है। पूरा साल भर लोग उसका इंतजार करते हैं कि छठ आए तो घाटों की सफाई होगी, घर में माँ जो है ऐसे साफ सफाई में मुझे लगा देगी कि मुझे हर एक दिन साफ सफाई करना है। छठ का मतलब है शारदा सिन्हा के गीत, छठ के मतलब है गांव, गांव की पगडिंडिया, छठ का मतलब है दौरा, छठ का मतलब है ठेकुआ, छठ का मतलब है खरना का वो प्रसाद, छठ का मतलब है वो नारियल, छठ का मतलब है जब आप अपने माथे पे दौरा रख के अपने पिताजी के साथ आगे गांव की पगडिंडियों के साथ वो घाट तक जाते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है ना, वो पूरे साल भर एक बिहारी हो चाहे आम लोग भी हो इंतजार करते हैं उस लम्हे को बिताने के लिए, उस लम्हे को जीने के लिए। तो छठ बहुत बड़ा पर्व है। श्रद्धा सिन्हा जी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हम लोगों के बीच हमेशा रहेगा। और छठ बहुत बहुत मान्यता वाला पर्व है। छठ पे मुझे एक लाइन याद आ गई कि वो भोजपुरी में एक लाइन है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि नाक से माथा तक सेनूर लगैबू का। नाक, अगर आप समझ पाए तो हाँ, समझ जाएंगे। तो नाक से माथा तक सेनूर लगैबू का, नाक से माथा तक सेनूर लगैबू का, हमरे माई साथे दाल भात कद्दू के सब्जी बनेबू का। नाक से माथा तक सेनूर लगैबू का, हमरे माई साथे दाल भात कद्दू के सब्जी बनेबू का। ई पिज्जा और बर्गर वाला जमाना में तू ठेकुआ बनेबू का। ई पिज्जा और बर्गर वाला जमाना में तू ठेकुआ बनेबू का। हाँ, हम कह देम तोहरे बारे में अपनी माई से, हाँ हम कह देम तोहरे बारे में अपनी माई से। बतावा न तू छठ के व्रत कर पैबू का, बतावा न तू छठ के व्रत कर पैबू का। तो ये एक बहुत प्यारा सा ये है कि छठ बहुत अपने आप में एक ऐसा चीज है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। सिर्फ सोचने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रूह कांपने लगती है और श्रद्धा सिन्हा के गीत कानों में अपने आप बजने लगते हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मैं अगर अपनी फ्यूचर प्लान की बात करूं तो मेरा फ्यूचर प्लान ए और बी में है। ए में मैंने अपने पिताजी के सारे सपने लिखे हुए हैं, जिसमें मुझे सबसे पहला जो मेरा है उसमें है कि मुझे सरकारी नौकरी निकालना है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है। ये मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना है कि मैं सरकारी नौकरी करूं। और मैं अगर प्लान बी में जाऊं तो मैंने अपना प्लान बी 2021 से ही शुरू किया था, जहां से मैंने छोटे छोटे हिस्सों में आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दिए, जहां मैंने बच्चों के बीच, जहां मैं ज़रूरतमंदों के बीच बैठना शुरू किया। आज भी मैं जब अपने गांव जाता हूं या मकान जाता हूं, मैं यहाँ पे भी निकलता हूं बाहर, तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि मैं किसी बगल वाले इंसान को कैसे खुश कर सकता हूं, मैं उसके चेहरे पे अपने जरिए से कैसे उसके चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूं। तो ये प्लान भी है मेरा कि मैं अगर कभी अमीर हुआ या मेरे पास इतना पैसा आया, मैं आज भी आपको बताता हूं कि मैं एक जॉब करता हूं और मेरी जो भी सैलरी आती है, मैं अपनी सैलरी का 10% पैसा आज भी जरूरतमंदों के बीच में रह के बांटता हूं या उनके साथ लगाता हूं या उनके जो भूख लगता है उनको देता हूं। तो मैं आज भी अपनी सैलरी का 10% पैसा उन्हीं लोगों के बीच में देता हूं। और जब या मेरी सरकारी नौकरी प्लान ए के अकॉर्डिंग अगर मेरा सरकारी नौकरी लग जाता हो, तो मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अपने सैलरी का 20% पैसा उन लोगों के बीच में दूंगा। जब भी मेरी सरकारी नौकरी लगे, वो कितने पैसे की भी हो, वो 20,000 की ही क्यों ना हो, मैं 20% पैसा उन जरूरतमंदों के बीच में लगाऊंगा। जो कि क्या है ना कि एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट द लाइफ ऑफ अदर। आप अपने लाइफ को ऊंचा इसलिए बनाइए ताकि आप और लोगों के लाइफ को आगे ऊपर उठा सकें। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो वो लाइफ नहीं है।
हमें भगवान बस इसलिए नहीं भेजा है कि आप आओ एरोप्लेन में घूमो, आप अपनी मम्मी पापा को घुमाओ। ठीक है, मम्मी पापा को घुमाना है आपको, लेकिन मेरे हिसाब, मेरे जो दिल में घुसा हुआ है, मेरे दिल में जो हर पल धड़कता है कि मुझे लोगों के लिए सेवा में जाना है। तो मुझे अगर कभी जरूरत भी पड़ा, मुझे अगर कभी मौका भी मिला, तो मैं लोगों की सेवा के लिए, मैं गवर्नमेंट नौकरी को एक समय के लिए रख सकता हूँ, बाद में मैं लोगों की सेवा के लिए मैं निकल जाऊंगा। और मुझे पिताजी से बहुत पहले डांट भी पड़ी थी। एक वाकया जो है मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि क्या हुआ था कि एक लाइब्रेरी था, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, एक बंद लाइब्रेरी था, और वहाँ के जो जिस डिस्ट्रिक्ट का था ये, वहाँ के महोदय के द्वारा हर समय लिखा हुआ जा रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारा लाइब्रेरी है वो बहुत सुनिश्चित चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और मैं एक दिन उस लाइब्रेरी के बगल से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वो लाइब्रेरी बंद है और उसके अंदर में जाले लगे हुए, सूखे पेड़ के पत्ते, मतलब खुल भी नहीं रहा है। मुझे लगता है वो महीनों 2 महीनों से वो खुल भी नहीं रहा था। तो जब मैंने वहां से गुजरा तो मैंने वहां के सारे फोटोज लिए, 4-5 फोटोज लिए, और मैंने उस डिस्ट्रिक्ट के महोदय को ट्विटर पे टैग करके मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया वीडियो और फोटोज के साथ। दूसरे दिन क्या हुआ कि लाइब्रेरी जो है, गांव में जो पंचायत होता है उसके किसी अध्यक्ष को चाबी दिया जाता है उस लाइब्रेरी का। तो उस अध्यक्ष के पास वीडियो के द्वारा, जो महोदय थे वो वीडियो को कॉल किया, और वीडियो के द्वारा वो अध्यक्ष को फोन किया गया कि ऐसे ऐसे करके आनंद गुप्ता करके कोई नाम है लड़का, वो जो है ऐसे ऐसे करके ट्विटर पे डाला है, महोदय का फोन आया हुआ था। तो वीडियो साहब के द्वारा और अध्यक्ष साहब के द्वारा मुझे वहां पे ढूंढा जाने लगा। तो मैं, जब मुझे अध्यक्ष के द्वारा, मुझे गांव के लोगों के द्वारा पता चला कि एक लड़का ऐसे ऐसे डाल दिया, मुझे पता है कि मैंने डाला है, पर वहां पे चल रहा था कि ऐसे ऐसे एक लड़का डाल दिया गया है, अब खोज रहे हैं अध्यक्ष साहब। तो मुझे अब डर लगने लगा, मेरे कानों तक वो बात आ गई थी, मुझे अब डर लगने लगा। तो फिर अध्यक्ष साहब को पता चल गया कि मैं ही वो लड़का हूँ। मुझे अध्यक्ष साहब ने अपने घर पे बुलाया और बैठाया, बोले तुमको वीडियो साहब खोज रहे हैं, तुमको आज वीडियो साहब के पास शाम में जाना है, तुम ऐसे ऐसे क्यों लाइब्रेरी का कर दिया है। तो बहुत अच्छे से, बहुत लंबा तक बात चला, बहुत देर तक। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुलता नहीं है, तुम डाल दिए हो, ये वो करके बहुत सारी चीज मुझे सुनने को मिला। तो फिर वीडियो साहब मेरा नंबर मांगे, मैंने अध्यक्ष साहब को अपना नंबर दिया और वो वीडियो साहब को नंबर दिए। और अब भगवान का ये है कि क्या है, मुझे आज तक वीडियो साहब का फोन तो नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन से वो लाइब्रेरी सफाई हुआ और उस लाइब्रेरी पे बच्चों को बुलाया गया, और मुझे वहां पे अध्यक्ष के द्वारा फोन करके बुलाया गया कि आप आइए और फोटो लीजिए इसका, और फिर से ट्विटर पे डालिए और महोदय को टैग कीजिए कि ये लाइब्रेरी खुल रहा है और सुनिश्चित चल रहा है। तो ये मेरी यहाँ से शुरुआत हुई थी, और मुझे डर भी लगा था। मेरे पिताजी ने भी वहां पे मुझे थोड़ा डांटा था कि ये सब मत करो, थोड़ा सा ये सब दिक्कत हो जाएगा आगे तुमको, अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो ये मेरे लाइफ का, वहां से मेरा जो है, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, मेरे पिताजी ने डांटा, लेकिन मैंने आज तक वो कर ही रहा हूँ। और अब पापा थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं कि ठीक है, कर रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, चलो तुम्हारा सुन तो रहा है कोई, तो अब अच्छा लगता है कि कर रहे हैं, तो पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्लान है मेरा आज भी वही है कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। प्लान भी मैं हर रात कर रहा हूँ, हर दूसरी तीसरी रात में निकलता हूँ, और लोगों की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आपको मंजिल इंडिया पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? मुझे लगता है मंजिल इंडिया पॉडकास्ट जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक, सबसे पहले एक जो यहाँ पे चला कि सारे टीचर्स को बुलाया गया, उसके बाद एक मोटिवेशनल को बुलाया जा रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जा रहा है। तो ये एक ऐसा जो ट्रेंड चल रहा है, ये गोड्डा में की धरती में पहली बार है, और मुझे लगता है ये सिर्फ गोड्डा तक सीमित नहीं रहेगा। मुझे लगता है हल्दिया के लोग भी इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है दुमका के लोग भी इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है देवघर के लोग भी इसको देख रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आप लोग इसको बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, और इससे क्या होगा कि आप लोगों की पहचान जो है एक लंबे आगे तक जाएगी, और बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके पॉडकास्ट पे आएंगे, और यही उम्मीद करते हैं हम लोग। और यही, इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू, और जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े उनको भी धन्यवाद।